हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। मैं शिवानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ इंडियन पॉलिटी का एक और नया लेक्चर। ये जो हमारी सीरीज है इसमें ऑलरेडी हम अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैं इसमें आपको आज पढ़ाने वाली हूँ शेड्यूल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब उसको बनाया गया था तो ओरिजिनली उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आगे चल के हम इनके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे 395 आर्टिकल्स थे, जो भी प्रेजेंट हमारे 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस टाइम पर 22 पार्ट्स थे, लेकिन अब वो 25 पार्ट्स हो चुके हैं। वैसे जो शेड्यूल थे वो 8 थे और अब नंबर में वो 12 हो चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले शेड्यूल के बारे में पढ़ाऊंगी, फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा पार्ट्स के बारे में होगा। और जब हम पार्ट्स को पढ़ेंगे तो उसी बीच हमारे ये जो सारे आर्टिकल्स है ये कवर हो जाएंगे। जैसे कि जो पार्ट फर्स्ट होता है, ठीक है, इस तरह से आएंगे। ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकेंड हो गया, ठीक है। तो उसी के अंदर आपके जो आर्टिकल है वो कवर हो जाएंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक इसमें आ गया, 10 से 20 तक इसमें आ गया। तो ऐसे अभी आप समझ जाइए, जब बाकी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ ये जो आर्टिकल्स है ये पार्ट के अंदर ही कवर हो जाएंगे और शेड्यूल को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कितने आर्टिकल थे, शेड्यूल कितने थे, पार्ट्स कितने थे। पार्ट्स को हम बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल्स की। और जब हम पार्ट्स को कवर करेंगे तो आर्टिकल उसके अंदर हमारे खुद कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। और इसलिए ये कितने थे, ये 8 शेड्यूल्स थे वहां पे, और जो बाकी जो ये शेड्यूल्स आप देख रहे हो इनको ऐड कर दिया गया। तो एक एक करके सारे शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। आप इनको चाहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जो ट्रिक है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि उस ट्रिक से तो ये आपको वो एक लाइन याद रखनी है और आपको ये सारे शेड्यूल अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये शेड्यूल किस बारे में है और हमें क्या बता रहे हैं, हमें वो चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है। क्योंकि ट्रिक में जैसे कि आपको हर बार बताती हूँ, ट्रिक से आपको थोड़ी देर के लिए सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जब सही में जब हम एग्जाम के लिए बैठते हैं तो होता क्या है, वहां पर ना ट्रिक याद आती है और ना ये सब कुछ याद आएगा। पहले आप ट्रिक को याद करोगे फिर इसको याद करोगे। तो इसलिए अच्छा ये है कि 2-3 बार आप इसको ऐसे ही रिवाइज कीजिए, ये सारी चीज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल जो बात करता है, हमारा फर्स्ट शेड्यूल है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यहाँ हमारा पहला शेड्यूल बताता है कि हमारे देश में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूटी है, स्टेट्स और यूटी आपको पता है। जैसे कि स्टेट का एग्जांपल है तो हमारा यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और यूटी जैसे कि हमारा पौंडीचेरी हो गया, ठीक है, और दिल्ली हो गया। तो ये सारे हमारे यूटीज होता है। तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस स्टेट का नाम क्या है, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वो कितना बड़ा है, उसका बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है हमारे शेड्यूल 1 से, ठीक है। सेकेंड जो शेड्यूल है वो है सैलरीज, या जिसे हम बोल सकते हैं एमोल्यूमेंट्स। यहाँ पर सैलरीज के बारे में बात की गई है। जो बड़ी बड़ी हाई पोस्ट होती है, जैसे कि पीएम है, प्रेसिडेंट है, जजेस है, कैग है, तो वहां पर जो उनकी सैलरी बनती है, ठीक है, उस सैलरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती है हमें शेड्यूल 2 में, ठीक है। तो जो सैलरीज है या जो इमोल्यूमेंट्स बोल दो, वो हमारी सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगी, शेड्यूल 2 में मिलेगी। तो पहला शेड्यूल हमें क्या बता रहा है, स्टेट और यूटी के बारे में बता रहा है, और सेकेंड बता रहा है हमें सैलरीज के बारे में बता रहा है। तो शेड्यूल 3 है हमारा, वो हमें बताता है ओथ। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है, जब उन पे किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उससे पहले एक ओथ दिलवाई जाती है, या फिर उसको आप बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दिलवाया जाता है, ओथ दिलवाई जाती है। तो वो जो ओथ है वो हमें पता चलती है शेड्यूल 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ शेड्यूल में हमारा क्या पता चलता है, हमें एलोकेट सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा। अब यहाँ पर राज्यसभा में स्टेट और जो यूटीज हैं उन्हीं सभी को सीट मिल जाएंगे। अब देखो ये क्या सोच के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला शेड्यूल है ये मेंशन किया होगा। बहुत सारे स्टेट और यूटी हमारे पास ऐसी है जो बहुत छोटी है, तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम है। लोकसभा से कम आधी सीट है राज्यसभा में। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो छोटे छोटे जो स्टेट हैं, वहां पर सिर्फ अब आप ये सोचे सिर्फ राज्यसभा की ही क्यों, यहाँ पर लोकसभा भी तो हो सकता था, क्योंकि लोकसभा में तो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वोटिंग के आधार पर उनको सीट्स मिल जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्योंकि तो राज्यसभा में सीट कम है, ऊपर से जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहां तो पॉपुलेशन भी कम है, तो वोटिंग भी ज्यादा उनको मैटर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए पहले से ये प्रावधान डाल दिया कि जो भी स्टेट्स है, जो यूटी है,
सबको राज्यसभा के अंदर सीट्स मिलनी चाहिए, क्या एक ही सीट मिले, लेकिन उस स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में उनको सीट मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो पहले से ये जो चीज है इसको रिजर्व करके रखा गया है, जिसमें बात की गई है एलोकेट सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पर लोकसभा के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ राज्यसभा के अंदर ही जो सीट्स है वो रिजर्व करके रखी गई है। उसके बाद हमारा 5th शेड्यूल, जिसमें बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पर जो ज्यादा जो लोग होते हैं वो 5th शेड्यूल और 6th जो शेड्यूल है उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूंगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरियाज भी आपको पता है जो ट्राइबल वगैरह रहते हैं, और सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजाति है, ठीक है, जो फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल एरिया का और जो शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल है वो सारा 5th शेड्यूल में हमको पता चलता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको सेंटर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर तो बात की गई है सारे जितने भी शेड्यूल एरिया, भारत के अंदर जितने भी शेड्यूल एरियाज है और शेड्यूल ट्राइब्स है, सबकी बात की गई है। लेकिन 6th में क्या किया हुआ है, अलग से जो कि हमारे 4 स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिर्फ स्पेशल इन चारों की बात की गई है। प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 5th शेड्यूल में तो हमें सारे शेड्यूल एरिया, जो जितने भी शेड्यूल ट्राइब है उनकी बात की गई है, और 6th में स्पेशली अलग से इन 4 स्टेट्स के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो शेड्यूल 6 है वो हमें कौन से 4 अलग जो स्टेट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपको उनका नाम याद रखना है कि वो कौन से है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ATM करके ऐसे आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, ATM2। बाद में थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। 7th शेड्यूल हमारा क्या बताता है, एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन इन सेंटर एंड स्टेट। जो पावर का और जो फंक्शन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो फेडरलिज्म को फॉलो करती है स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पर अब जो पावर और फंक्शन है अब वो डिस्ट्रीब्यूट तो है ना, कंट्री को अगर देखे तो वहां पर PM है, और अगर स्टेट में देखे तो वहां पर CM है, वहां पर गवर्नर है स्टेट में, तो सेंटर में क्या है, प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से उनकी जो पावर्स और जो फंक्शन है उनको एलोकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टेट बनाई है तो उनको कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर ऐसे ही उनके एलोकेशन ऑफ पावर्स और फंक्शन की बात की गई है। इसमें आपके सामने 3 लिस्ट आएंगी। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सारे वे काम है जो हैंडल करेगी कौन, जो सेंटर उनको कंट्रोल करेगा, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया। तो जितने भी बड़े बड़े जो मैटर होंगे वो सारे यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनको सेंटर कंट्रोल करेगा। स्टेट लिस्ट में वो सारे फंक्शंस है जो स्टेट परफॉर्म करेगा, जो स्टेट के कंट्रोल में होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होगी जो ना यूनियन में है ना स्टेट में है, मतलब ना उनको स्टेट लिस्ट में जगह मिली है ना उनको यूनियन लिस्ट में जगह मिली है, तो उन सबको किसमें शामिल कर दिया, कॉन्करेंट लिस्ट उनकी अलग से बना दी। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, सेंटर कंट्रोल करेगा। अभी यहाँ पर आप ये मत सोचना कि यूनियन लिस्ट में कौन से काम है, स्टेट में कौन से है, इसको हम बाद में अलग से देखेंगे। फिलहाल अभी हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ शेड्यूल तक ही रहने देंगे। तो 7th में आप समझ गए हैं, इसमें बात की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर और फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एलोकेशन है। इसको आप फेडरल भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप फेडरल, ये आपको ट्रिक में हेल्प करेगा। उसके बाद है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की कोई एक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस की बात की गई है भारत की, तो वो की गई है शेड्यूल 8 में। 9th शेड्यूल एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो 9th शेड्यूल में पहला ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1951 में होता है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपको अमेंडमेंट बताया था कि जब संविधान में कुछ चेंज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, वो बदलाव है, किसी तरह का चेंज लाना। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहला अमेंडमेंट था जो कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और ये क्यों किया गया था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे पहले जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ेगी तो आपको पता होगा कि लोगों के लिए कितना ज्यादा, मतलब ये उनको बेकार था उनके लिए जमींदारी सिस्टम। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे सब कुछ उन्होंने ही अपने सब कुछ दबा के रखा हुआ था, जो पीजेंट्स वगैरह हैं, और उनसे अच्छा खासा अपनी जमीनों पे काम भी करवाते थे, और बाद में जो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ टैक्स उसको अपने पास रख लिया करते थे। तो उस जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यहाँ पर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1951 में, और यही था, इसकी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो मिलेगी हमें 9th शेड्यूल में, ठीक है। इसे हम लैंड रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म क्यों, क्योंकि
किससे जुड़ा हुआ है तो जमींदारी, और जमीन क्या है, वही हमारी लैंड है। तो यहाँ से एबॉलिशन हो गया था सारी जो जमींदारी सिस्टम है, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, उनसे उस जमीन को लेकर फिर जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे उनमें उसको बांट दिया था, जिससे कि वो अपना खुद का एक तरह से घर खर्च उनका चल सके और अपनी खुद की कुछ तो जमीन हो उनके पास, जो टैक्स फ्री हो कम से कम, है ना, जिसको उन्हें कम से कम टैक्स ना देना पड़े। तो ये 9th शेड्यूल है जिसमें बात की गई है हमारी एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, या फिर जिसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है। 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ तो ज्यादातर पता होगा, जो अभी शायद नई अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अभी तो न्यू कमर्स है, उनके लिए भले ही ये चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटी को कुछ टाइम तक पढ़ोगे, है ना, कॉन्टिन्यूसली पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि बिल्कुल आपको टिप्स पे हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल घबराने वाली बात तो है ही नहीं कि क्या कुछ नया आ गया, क्योंकि अभी आप सिर्फ शेड्यूल पढ़ लो, एक एक करके सब चीजों को पढ़ोगे तो आपको खुद अपने आप ही इजी लगेंगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, ये होता है कि जो जैसे मान के चलो कोई वो मिनिस्टर है, ठीक है, कोई लीडर है, आज वो कांग्रेस का मेंबर है, पता चल रहा है 2 दिन बाद सबने पार्टी चेंज कर दी, अब वो बीजेपी का मेंबर बन गया, फिर वो किसी और पार्टी का मेंबर बन गया। तो ये जो होता है ना पार्टी को बदलना, तो ये चीज लीगल नहीं है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये आता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ठीक है ना। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, जब इस लॉ को लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्टी वगैरह चेंज करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो। 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज, ठीक है। तो यहाँ पंचायती सिस्टम को जब आपने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया इंडिया में, तो इसीलिए जो शेड्यूल है उसके एक अलग शेड्यूल बनाया गया। इसमें कुछ ये अमेंडमेंट की गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इसको जो पंचायती राज है इसको 11th शेड्यूल में डाल दिया था। उसके बाद जो 12th शेड्यूल है, ये है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये हमारा 74th, ठीक है। तो ये हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको लाया गया था। तो ये हमारा 12th शेड्यूल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी चीजें समझ आ गई कि पंचायती राज को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पंचायती राज को किस तरह से सेटअप किया गया। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कौन से शेड्यूल में किस चीज के बारे में बताया हुआ है। तो पहला है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं स्टेट और यूटी के नाम की और उनसे जुड़े हुए जिनके बॉर्डर एरिया है, उनका साइज है, वो सब चीजें। सेकेंड में हम बात करते हैं सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स की। थर्ड में हम बात करेंगे ओथ की। फोर्थ में जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं स्टेट और यूटी की राज्यसभा के अंदर। फिफ्थ में हम बात करेंगे ऑल इंडिया जितना भी शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके कंट्रोल की। सिक्स्थ में जो ट्राइबल एरिया है, स्पेशली ये जो 4 स्टेट है हमारे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं। 7th में बात करेंगे एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसे हम फेडरल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम 3 लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 8th में बात करते हैं लैंग्वेजेस की इंडिया के अंदर। 9th में एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड रिफॉर्म किया गया था, जिसमें जो जमींदारी सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में पंचायती राज, ठीक है, और 12th में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो। ये किस अमेंडमेंट से लाए गए हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्योंकि अमेंडमेंट पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं लास्ट में हमारी ट्रिक है, ठीक है। अब हमारी ट्रिक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीन, ठीक है, सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है। यहाँ टी से क्या हो जाएगा, जो हमारी टेरिटरीज, तो टी से आपको याद रहेगा टेरिटरीज, इंडिया की टेरिटरीज, उनके बारे में, ठीक है। ई से हो जाएगा हमारा एमोल्यूमेंट्स, जिसे हम सैलरी भी बोलते हैं। ए से हो जाएगा हमारा अफर्मेशन, ठीक है, या फिर आप इसे ओथ के नाम से याद रख लो। आर से यहाँ पर हो जाएगा हमारा राज्यसभा, क्योंकि सीट्स की बात की गई है स्टेट और यूटी के लिए राज्यसभा के अंदर। एस से हमारा हो जाएगा शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ऑफ से हो जाएगा, हम यहाँ पर हमारा जो ये ऑफ है, इससे हो जाएगा जो अदर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है, ये वाला जो ऑफ है, ठीक है ना, अदर शेड्यूल एरिया और अदर शेड्यूल ट्राइब, इसमें हमने बात की है 4 हमारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है इनके बारे में, ठीक है। एफ से मैंने आपको बताया फेडरल, जहां सेंट्रल स्टेट की बात कर दी गई है वो अपने आप में फेडरल है, तो यहाँ एफ फॉर क्या हो जाएगा, फेडरल, जिसमें एलोकेशन ऑफ पावर और फंक्शन की बात की गई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद है यहाँ पर ये हमारा ओ, ठीक है, हाँ ओ, तो ओ से हमारा हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में हमने बात करी है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। एल से हो जाएगा हमारा यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स, और डी से हो जाएगा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ,
P फॉर हो जाएगा पंचायती राज और M से हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए जितने ये 12 शेड्यूल है उतने ही ये 12 अल्फाबेट्स हैं, तो कंफ्यूज होने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं कि बीच में कोई हमें स्किप करना है। तो इसलिए आप एक एक को बिल्कुल मैच कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही लाइन याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट हो गया है। शेड्यूल से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।